चलिए आज शुरू करते हैं कोर्स कोड बीपीएससी 134 का, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। और ये आपके ब्लॉक 2 यानी खंड 2 और यूनिट नंबर 8, 9 और 10 के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। यूनिट 8 में राज्य निर्वाचन आयोग, यूनिट 9 में लोकायुक्त और यूनिट 10 में न्यायिक प्रशासन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग यह किस तरीके से गठित हुआ, क्या इसके कार्य हैं और इसका क्या महत्व है हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, इस पे चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए हमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की जरूरत पड़ती है। और भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में इसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 अर्थात अनुच्छेद 324 में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनावों के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान है। और आप यह भी जानते होंगे मित्रों कि संविधान संशोधन करके, जिसमें 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात एक राज्य निर्वाचन आयोग को गठित करने का भी प्रावधान किया गया। यह हमारी त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के महत्व को समझते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या महत्व है। स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं होती हैं वो जनता की इच्छाओं, उनके उत्साह और शासन में सक्रिय भागीदारी के लिए एक रास्ता दिखाती है। अर्थात स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं हैं वो लोगों की लोकतांत्रिक जरूरतों को पूरा करती हैं और राजनीतिक चेतना को भी व्यक्त करने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करती है। स्थानीय सरकार कई तरीकों से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में योगदान दे सकती हैं, जिसके लिए ईमानदारी से किए गए प्रयासों की आवश्यकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मानदंडों के बिना स्वशासी संस्था का अस्तित्व संभव ही नहीं है। लंबे समय से यह चिंता का विषय रहा है। खासतौर से स्वतंत्रता के बाद से भारत में अधिकांश राज्य सरकारें स्थानीय निकायों के स्वशासन के विकास के प्रति उदासीन रवैया दिखाती रही। इन संस्थाओं पर कब्जा करने की नीति व्यापक रूप से पनपी, इसीलिए कई राज्यों में वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां शिमला नगर निगम के साथ 15 शहरों के चुनाव 1986 में 26 साल के अंतराल के बाद हुए थे। ऐसे अनेक उदाहरण दूसरे राज्यों में भी मिलते हैं। पंजाब में 1977 में 3 नगर निगम स्थापित किए गए थे, लेकिन ये लंबे समय तक अलोकतांत्रिक निकायों के रूप में रहे। इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न भागों से बहुत बार मांग की गई कि एक ऐसा तंत्र तैयार किया जाए जो स्थानीय निकायों के लिए नियमित और निष्पक्ष चुनाव करा सके। इस मांग को संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के एक भाग द्वारा पूरा किया गया और इस भाग में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना राज्यपाल महोदय द्वारा की गई, ताकि यह आयोग पंचायत और नगर निकायों की चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण कर सके। इस संदर्भ में अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के भाग ZA और K के अनुसार यह राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन से संबंधित अधीक्षण यानी सुपरविजन और निर्देशन, डायरेक्शन या कंट्रोलिंग कर सके। संवैधानिक संशोधनों में सम्मिलित किए गए अनुच्छेद 245U के अनुसार सभी स्थानीय सरकारों को निकायों की जो कार्यकाल अवधि होगी वो 5 वर्ष तय की गई, और यदि 5 वर्ष से पहले स्थानीय निकाय भंग किए जाते हैं तो न्यूनतम 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराने का प्रावधान किया गया।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो स्थानीय संस्था को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्था, निकाय या पंचायतों को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और एक हमारे यहाँ त्रिस्तरीय जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का व्यवस्था है, उसको अपना करके लोकतंत्र को और मजबूत करने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, गठन है, उसका किस तरीके से किया गया है, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बहुत सारे राज्यों में जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कुछ राज्यों में उप निर्वाचन आयुक्त की भी व्यवस्था की गई है, प्रावधान है और ऐसा देखा गया है कि अधिकांश राज्यों में जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवक होते हैं जो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उनको निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पंजाब का अगर उदाहरण लें, तो वहाँ पर जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी की सिफारिश करती है जिसकी उम्र कम से कम 55 वर्ष से कम न हो और जो फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय आयुक्त के रैंक का अधिकारी रहा हो या वो राज्य का प्रमुख सचिव रहा हो, कम से कम 2 साल अपनी सेवा दे चुका हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी या कई बार सेवारत न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकती है। तो ये हम देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, वो एक महत्वपूर्ण पोस्ट है और वो एक सर्वोच्च पोस्ट होती है, खास तौर से राज्य निर्वाचन आयोग में, और उनकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। और इसी तरीके से पंजाब जैसे राज्य में उप निर्वाचन आयुक्त की भी व्यवस्था की गई है, जो निर्वाचन आयुक्त का सहयोग करते हैं और उनके अपने विशेषाधिकार होते हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरे निर्वाचन अधिकारी हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा या उप निर्वाचन आयुक्त के अलावा जिले लेवल पे निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होती है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वो आयोग के जो अधीक्षण है, निर्देशन है और नियंत्रण के अधीन होता है और जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में सभी चुनाव भूमिकाओं की तैयारी, संशोधन और सुधारों की निगरानी करता है। और जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे दूसरे भी कार्य करता है जो उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा सौंपे जाते हैं। आपको पता होगा कि जिले में जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वो जिला कलेक्टर को ही नामित किया जाता है और चुनाव के वक्त वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। निर्वाचन जो पंजीकरण अधिकारी हैं, एक दूसरे तरीके का एक पद है जो प्रत्येक पंचायत या नगर पालिका के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और उसे संशोधित करने का कार्य निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पंचायतों या नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और संशोधित करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करता है। इसी तरीके से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए एक पंचायत या नगर पालिका में एक सीट या एक सीट से अधिक सीट भरने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के अथवा स्थानीय प्राधिकरण के एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नामित करता है और एक अथवा एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्र प्रदान करता है और साथ ही मतदान केंद्रों को दर्शाने वाली एक सूची प्रकाशित करता है, जिसमें मतदान केंद्रों तथा मतदान क्षेत्रों या मतदाताओं की समूह की सूची होती है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है और मतदान अधिकारी की नियुक्ति भी करता है, जितने वो मतलब क्षेत्र के हिसाब से, निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों के हिसाब से वो मतदान अधिकारियों की नियुक्ति जितना वो आवश्यक समझता है वो कर सकता है।
तो इस तरीके से जो मतदान अधिकारी होता है, वो पीठासीन अधिकारी के निर्देशन के अनुसार काम करता है। जो पीठासीन अधिकारी होता है, वह यह सुनिश्चित करता है कि वहाँ व्यवस्था बनी रहे और चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। तो जो मतदान अधिकारी होते हैं, वो पीठासीन अधिकारी को जो कार्य निष्पादन है, उसमें सहायता करते हैं। इसी की तरह आप देखेंगे पंजाब के जैसे ही तमिलनाडु एक राज्य है साउथ में, जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता एक निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, जिसे सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सचिव को बड़ी संख्या में प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जैसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी। जो प्रधान चुनाव अधिकारी होता है पंचायत का, या प्रधान चुनाव अधिकारी नगर पालिका, या कानूनी सलाहकार, जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ, या कंप्यूटर प्रोग्रामर इत्यादि, ये एक सांगठनिक व्यवस्था है जो निचले लेवल से लेकर के राज्य स्तर पर ये राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसकी शक्तियों के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सिविल कोर्ट के रूप में भी वो काम करता है। खासतौर से इस मामले में सिविल कोर्ट की उसकी शक्ति प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को अगर बुलावा भेजना हो निर्वाचन संबंधी, तथा उसकी उपस्थिति को बाध्य करना हो और शपथ दिलाकर उसकी जांच भी करनी हो, तो ये सिविल कोर्ट के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग भी काम करने लगता है। तो साक्ष्य के रूप में, इसी तरह से साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज या उसका प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता हो, तो यह भी निर्वाचन आयोग एक तरीके से सिविल कोर्ट के रूप धर लेता है। किसी भी अदालत या कार्यालय से जो सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगाना हो या उसकी प्रति का अनुरोध करना हो, या एक कोर्ट की भूमिका निभाने लगता है। इसी तरीके से जितने भी निर्वाचन में शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, तो उनकी साक्ष्य की को प्राप्त करना, इसी तरीके से जो गवाह हैं या दस्तावेजों की जो जांच करने का आदेश है, इन सब मामलों में हम देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो एक सिविल कोर्ट का रूप ले लेता है। तो इसके अलावा भी निर्वाचन आयोग के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत मिले विशेषाधिकार के अधीन बिंदुओं या ऐसे मामलों पर जानकारी देने के लिए कह सकता है जो जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो। तो आप देखते हैं कि निर्वाचन आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है, और यदि कोई अपराध निर्वाचन आयोग की दृष्टि में आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 175, 178, 179 और 180 या 228 में जिसका विवरण दिया गया है, तो निर्वाचन आयोग अपराध दर्ज करके और अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के बाद मामले को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजता है जिसका अधिकार क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सिविल कोर्ट का रूप तो के रूप में उसकी भूमिका तो हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन ऐसा कोई आपराधिक मामला भी संज्ञान में आता है तो वो संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष वो इस मामले को ट्रांसफर कर सकता है या भेज सकता है। तो इसी तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो बड़े लेवल पर बृहत स्तर पे राज्य सरकार से सलाह परामर्श करने के बाद, या बहुत तरीके के ऐसे है नियम बनाने की उसकी शक्ति है, जिसके नियम को निर्वाचन के समय, चुनाव के समय उसको पालन करने की महती जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की हो जाती है, और वो नियम जो है निर्विवाद होते हैं, और वो आगे चल करके पंचायत में जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो एक नियम बनाने की शक्ति भी निर्वाचन आयोग के पास है। खासतौर से वो कौन से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो हम देखते हैं कि मतदान केंद्रों पे जो पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के कार्य हैं उससे संबंधित वो नियम बनाने की शक्ति है। इसी तरीके से निर्वाचक नामावली के संदर्भ में मतदाताओं की जांच करना, निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का तरीका कैसा हो इसका नियम बनाना, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को एक मतदाता के रूप में वोट देने के पीछे
के लिए पीछा करने वाले मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अर्थात कोई भी वोटर्स को अगर कोई प्रभावित करने के लिए कोई अगर अ लीडर अगर उनको प्रभावित करना चाहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रलोभन देना चाहती है, तो उससे संबंधित जो है, जो नियम कानून हैं, वो बनाने का अधिकार है। इसी तरीके से जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हो रहे हैं, तो ईवीएम के माध्यम से जो मत देने और रिकॉर्ड करने का तरीका है और मतदान केंद्रों पर जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जहाँ ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसके संदर्भ में भी निर्वाचन आयोग कानून बनाता है या नियम बनाता है। चुनाव के परिणाम की घोषणा से पहले सुरक्षा और मतगणना की व्यवस्था करने संबंधित भी नियम बनाने का काम निर्वाचन आयोग को है। वोटिंग मशीन के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए जो वोटों की गिनती की प्रक्रिया है, उससे संबंधित नियम बना सकता है या निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैलेट बॉक्स, वोटिंग मशीन, बैलेट पेपर और अन्य आवश्यक पेपरों की सुरक्षा, जिसके लिए कागजात संरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागजातों का निरीक्षण और निर्माण भी राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में आता है। उस पर वो नियम बना सकती है। वह स्थान और दिनांक, समय जिस पर दावे या आपत्तियां सुनी जाएंगी और तरीके जिनके अंतर्गत दावे या आपत्तियां सुनी जाएंगी, उनका निस्तारण भी किया जाएगा। ये सारे मामले हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उस पे करता है। मित्रों, हम जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का थोड़ा-सा उल्लेख यहाँ करना चाहेंगे, क्योंकि जो केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है, वो किस तरीके से काम करता है और कैसे उसी पैटर्न पे राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, संगठन की व्यवस्था की गई है। तो थोड़ा-सा हमें यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जो चुनाव आयोग जो है, वो देश के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करता है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की है। यह लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करता है और ऐसे ही राज्य विधानसभा की भी सूची तैयार करता है। मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है और हर चुनाव से पहले और हर जनगणना के बाद तैयार किया जाता है। जब भी चुनाव होते हैं, तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है या उपचुनाव भी आयोजित करता है, जिसे कई बार बाई इलेक्शन चुनाव होते हैं। तो उसमें जो है, जहां भी विधान परिषद मौजूद है, उसके लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की है। यह हर 2 साल बाद राज्यसभा का चुनाव भी कराता है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, ये उसका प्रमुख उत्तरदायी और कार्य है। साथ ही जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करता है। यह मतदाता सूची तैयार करता है। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक मतदाता के वेटेज और मूल्य के साथ साथ चुनाव जीतने के लिए आवश्यक मतों का कोटा निर्धारित करता है। चुनाव का संचालन करने के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र के साथ साथ राज्यों से भी आवश्यक व्यक्तियों की सेवाओं की मांग कर सकता है। इन अधिकारियों में जो आयोग रिटर्निंग अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी या अन्य मतदान अधिकारियों की वो नियुक्ति भी करता है। आम चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य स्तर का हो। जैसा कि आप देखते हैं कि हर चुनाव के बाद से ये केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, वो क्षेत्रीय दलों की और राष्ट्रीय दलों की पहचान करता है, उनकी सूची जारी करता है वोट शेयरिंग के हिसाब से और जिस हिसाब से उन्हें राज्यों में उनको सीट मिली हुई है, उस हिसाब से। राज्य चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग चुनाव की आचार संहिता का निर्धारण और घोषणा करता है और इसी तरीके से आपको पता ही होगा कि जो निर्वाचन आयोग है, वो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पे अगर हम देखें, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके कार्य इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरीके नेचर का हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के उपरांत इनकी
इनका गठन किया गया है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया है और इस प्रयोजन के लिए आयोग को बड़ी संख्या में कार्य करने और उससे संबंधित गतिविधियों को आरंभ करने की आवश्यकता होती है। अभी आप देख रहे हैं गुजरात में तो विधानसभा चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी देखा गया कि न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि आने वाले दिनों में स्थानीय निकायों के नियमों के अनुसार वार्ड चुनाव डिवीजन की तैयारी से संबंधित गतिविधियों, सीमाओं का निर्णय ग्राम पंचायत, तालुका या जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के साथ सीटों का वितरण करना और सामान्य मध्यावधि उपचुनाव का संचालन और देखरेख करना भी आता है। स्थानीय इन्हीं कार्यों के निर्वहन के लिए अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं। हम देखते हैं कि निर्वाचन नामावली तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है राज्य निर्वाचन आयोग का। प्रत्येक पंचायत और नगर पालिका के लिए एक निर्वाचक नामावली होती है जिसे निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए तैयार किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्धारित तरीके से तैयार की जाती है और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू होती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो निर्वाचक नामावली को प्रत्येक आम चुनाव से पहले तथा प्रत्येक उपचुनाव से पहले आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए संशोधित किया जाता है। तो अब जब देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो ठीक चुनाव के पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी वोटर लिस्ट का संशोधन करता है, उसकी जांच पड़ताल करके एक फ्रेश या संशोधित निर्वाचक नामावली वो पब्लिक डोमेन में लाता है। इसी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन के लिए जो तिथियों का चुनाव करता है और उसके बाद से चुनाव की सार्वजनिक सूचना भी देता है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन वो किसी भी नागरिक को यदि वो योग्य हो तो चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया जाता है। चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन करता है। इसके साथ मतदान के लिए समय भी तय करने का काम करता है। आपात स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाती है जिसमें किसी मतदान केंद्र पर कार्यवाही अगर बाधित होती है या रोकी जाती है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित करने की घोषणा कर सकता है। जो मतों की गिनती है, गणना है, वो प्रत्येक पंचायत अथवा नगर पालिका के चुनाव के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख और निर्देशन में उनकी गिनती की जाती है। इसी तरीके से जैसा मैंने पहले बताया कि निर्वाचन न्यायाधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। कुछ राज्यों ने निर्वाचन चुनाव संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए राज्य स्तर पर एक निर्वाचन न्यायाधिकरण की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पंजाब का एग्जाम्पल हम लेंगे, जहाँ राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह से प्रत्येक जिले या उसके किसी भाग के लिए जिला या उपमंडल मुख्यालय पर एक निर्वाचन न्यायाधिकरण का गठन करने का प्रावधान है। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रांतीय सिविल के जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, समूह क के अधिकारी, समूह ए के ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स हैं, जिसके पास पर्याप्त प्रशासनिक, कानूनी या मजिस्ट्रियल अनुभव होता है, उसे चुनाव न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रस्तुत चुनाव याचिका को छोड़कर किसी भी चुनाव पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में केवल वह निर्वाचन न्यायाधिकरण का जिसका अधिकार क्षेत्र है उसमें चुनाव की याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। चुनाव न्यायाधिकरण अपने विवेक से न्याय या सुविधा के लिए अपने निर्दिष्ट मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर पूर्ण या आंशिक रूप से चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का प्रयास कर सकता है। जो निर्वाचक न्यायाधिकरण के समय जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। अधिनियम के प्रावधान के अधीन प्रत्येक चुनाव याचिका पर मुकदमों की सुनवाई के लिए चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा, जैसा कि हो सकता है, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किया जाता है और निर्वाचन न्यायाधिकरण के पास किसी भी गवाही या गवाहों की जांच के लिए लिखित में
दर्ज किए जाने वाले कारणों से इनकार करने का विवेक भी होता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है उसका। अगर यह राय है कि इस तरह के गवाह या गवाहों के सबूत चुनाव के निर्णय के लिए भौतिक नहीं है, याचिका या किसी तरह के गवाह या गवाह का पक्ष लेने वाली पार्टी चुनाव मैदान की कार्यवाही में देरी करने के लिए तुच्छ आधार पर ऐसा कर सकती है। कई बार ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर भी बहुत सारे ऐसे केसेस जो है निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष आते हैं। तो इसमें निर्वाचन न्यायाधिकरण जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर, अपने विवेकाधीन पावर का इस्तेमाल करके फैसला कर सकती है। इसी तरीके से जो ये निर्वाचन न्यायाधिकरण है, वो भ्रष्ट चुनाव आचरण और चुनावी अपराध के लिए भी ये फैसले देती है। खासतौर से अगर कोई रिश्वत संबंधी केस है, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उसकी सहमति से किसी भी व्यक्ति को उपहार देने की पेशकश या भौतिक रूप से रिश्वत देने की पेशकश की गई हो, तो ये भी उसके दायरे में आता है। अगर एक व्यक्ति को चुनाव उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने के लिए बाध्य करना, या मतदान करने या मतदान करने से परहेज करने का एक प्रेशर बनाना, ये सब इसके पंचायत के न्यायाधिकरण के समक्ष आते हैं, जो इस पे फैसला कर सकती है उचित साक्ष्यों के आधार पे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी चुनाव अधिकारी चुनावी अधिकार का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार का उम्मीदवार या उसके द्वारा चुनाव एजेंट का हस्तक्षेप करने के प्रयास का अवांछित प्रभाव इस अधिनियम के अनुसार हम देखते हैं कि कार्रवाई की जाती है। और इस उपबंध के प्रावधानों का बिना पक्षपात लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी उम्मीदवार या किसी भी निर्वाचक को किसी भी प्रकार की चोट या उसमें किसी भी जात या समुदाय से सामाजिक बहिष्कार और पूर्व संचार या निष्कासन की धमकी देता है, या एक उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है कि वो दिव्य नाराजगी आध्यात्मिक रूप से निंदा का भागी माना जाएगा या बनेगा, या लोक नीति की घोषणा, सार्वजनिक कार्रवाई का वादा या चुनावी अधिकार के साथ हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के बिना कानूनी अधिकार का मात्र उपयोग करना, ये हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा उम्मीदवार की सहमति से धर्म, वंश, जात, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से परहेज करने की अपील करना, या उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चुनाव चिन्हों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या धार्मिक प्रतीक का उपयोग करना या उस करने की अपील करना। तो ये सब जो है हम देखते हैं कि वो जो भ्रष्ट आचरण या चुनावी अपराध है उससे संबंधित ये फैसले चुनावी न्यायाधिकरण करते हैं। तो हाँ, इसके अलावा आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस जाते हैं चुनावी न्यायाधिकरण के समक्ष कि यदि किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उम्मीदवारी वापसी के संबंध में कोई तथ्य प्रकाशित किया जाता है जो कि गलत है तथा वह गलत मानता है, तो इस बयान की गणना उम्मीदवार की चुनाव की संभावनाओं को हानि पहुंचाने के रूप में की जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के सिलसिले में धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रचार और प्रयास करता है, विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावना फैलाए, तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है, जिससे 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। यदि निर्वाचन न्यायाधिकरण का निर्णय किसी अन्य कानून में निहित नहीं है, तो इस केस में किसी भी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वो निर्वाचन न्यायाधिकरण के आदेश से संबंधित कानून अथवा तथ्य से संबंधित हो। तो हम देखते हैं कि जो राज्य निर्वाचन की जो भूमिका है उस पे थोड़ा हम देखते हैं कि वो किस तरीके की भूमिका है। और ख़ासतौर से जब हमने कहा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अधिनियम के अनुसार जो राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित किए गए, वो देश के आधारभूत स्तर के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समान पैटर्न पे कामकाज कर रहे हैं तथा स्थानीय निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन के लिए इनमें लगभग समान शक्तियां प्रदत्त हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग विभिन्न प्रकार के कार्य और उसकी भूमिका निभा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियामक भूमिका पहले ही सूचीबद्ध किए गए कार्यों से स्पष्ट हो जाती है। वार्ड या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों, चुनाव चिन्हों, निर्वाचक नामावलियों, चुनाव खर्चों आदि के परिसीमन को नियंत्रित और विनियमित करने की
इनकी शक्ति महत्वपूर्ण नियामक कार्य है, जो किसी भी चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। चुनावों के संचालन के लिए अपने अधिकारियों और स्थानीय स्तर पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की मदद से बड़ी संख्या में प्रारंभिक कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और नियमित कार्य सम्मिलित हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ विवादों का या एक या अन्य पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले विवादों की संभावना होती है। चुनाव परिणामों के समयबद्ध तरीके से घोषित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव याचिकाओं की अपीलों आदि को निपटाने की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 243 ओ के प्रावधानों के अनुसार न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप निर्दिष्ट किए गए हैं। हालांकि यदि कोई त्रुटि या अधिकार क्षेत्र का विवाद हो या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ हो तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस संदर्भ में अनियमित चुनावों से पहले की जाने वाली सामान्य शिकायतें अब न के बराबर हैं और जहां भी इस तरह की घटनाओं को सूचना मिलती है उनका सामान्यतः आयोग द्वारा समाधान किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र, जिसको जीवंत लोकतंत्र भी कहा जाता है, में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है और वर्षों से आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों को का स्पष्ट, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से प्रयोग करके अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली को स्थापित करने और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का अधिनियमित होना एक बड़ा योगदान सिद्ध हुआ है। किस तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो उसके गठन और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति से लेकर के उनके जो विशेषाधिकार हैं चुनाव के वक्त, चुनाव संबंधी कार्यों में, वो इसे जो है एक निष्पक्ष और निर्भीक संगठन बनाता है। इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे कि जो लोकायुक्त हैं, वो जो लोकायुक्त का प्रावधान है, जिसे अंग्रेजी में ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं, यह प्रावधान किस तरीके का है राज्यों में, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत के राज्यों में लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है और इस संदर्भ में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने केंद्र में लोकपाल के गठन की नींव रखी और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के गठन और उसको सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिनका प्रमुख कार्य सार्वजनिक पदाधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करना है। आपको हम यह भी बता दें कि केंद्र ने यह अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 में बनाया, लेकिन इसके पहले भी कुछ राज्य स्तर पे ऐसे प्रावधान कर चुके थे, लोकायुक्त का प्रावधान कर चुके थे। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो स्पष्ट है कि लोकायुक्त की नियुक्ति वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को दिखाने के लिए सरकारों ने ये व्यवस्था की है और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 365 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा एक कानून बनाने के माध्यम से लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए एक जनादेश भी है। तो आइए थोड़ा लोकायुक्त की जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका विकास किस तरीके से हुआ, थोड़ा उसका महत्व पे चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि लोकायुक्त की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो स्कैंडिनेवियन देश जो हैं, वेस्टर्न यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देश, खासतौर से स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड जैसे देश हैं। तो इनकी प्रेरणा हमें स्वीडन से मिलता है। दुनिया का पहला देश है स्वीडन, जिसने वर्ष 1809 में लोकपाल का गठन किया था और प्रशासनिक प्रणाली को भ्रष्टाचार और दुर्भावनाओं से मुक्त करने की भारत सरकार की पहल के परिणाम स्वरूप 2 भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी अर्थात लोकपाल और लोकायुक्त का सृजन हुआ। तो इसकी प्रेरणा हमें स्वीडन से मिलती है। दुनिया के स्तर पे और भी कई देशों ने, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इस यहाँ अपने यहाँ लोकायुक्त की, लोकपाल की नियुक्ति की है। तो प्रशासनिक जो सुधार आयोग है भारत में, हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग की जो सिफारिश है, उस सिफारिश पे लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और ऐसा किया गया कि लोकपाल या लोकायुक्त जो है
एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, और इसलिए उनकी नियुक्ति एक निश्चित समय अवधि के लिए की गई और ऐसा व्यवस्था किया गया उनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, उनकी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए कि जो इस पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा, वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उनकी नियुक्ति की जाएगी। 1972 में महाराष्ट्र में, जैसा मैंने पहले कहा कि कई राज्य सरकारें पहले भी ऐसा प्रयास कर चुकी हैं। 1972 में महाराष्ट्र में, 1973 में राजस्थान में और 1975 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी इस संस्था का गठन किया था। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का भी प्रावधान किया गया। बस 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन में नैतिकता में सिफारिश की कि लोकायुक्त एक बहुसदस्यीय संगठन होना चाहिए, जिसमें अध्यक्ष पद पर न्यायिक सदस्य की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रख्यात विधिवेत्ता अथवा प्रशासनिक अधिकारी को सदस्य तथा राज्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को पदेन सदस्य इसमें होना चाहिए। अध्यक्ष का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के पैनल में से चुना जाना चाहिए। समिति को प्रख्यात विधिवेत्ता अथवा प्रशासनिक अधिकारियों के पैनल में से दूसरे सदस्य का भी चयन करना चाहिए। इस रिपोर्ट में जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें हालांकि किसी भी उप लोकायुक्त की नियुक्ति का पक्ष उसमें लेने की बात नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी कई स्टेट में, जैसे हमने बताया, कि उप लोकायुक्त जैसे पद की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जो लोकायुक्त की जो संस्था है, हम आपको पता होना चाहिए कि एक भ्रष्टाचार के संबंधित फैसलों को सुनाने के लिए, उन मामलों की जांच करने के लिए और उस पे सिफारिश करने के लिए ये संस्था गठित की गई है। ध्यान रखने की बात है कि जो अगर राज्यपाल संवैधानिक रूप से सही हैं, तो भी लोकायुक्त के समक्ष आग्रह करने और राज्य सरकार का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की समस्या आ सकती है। विशेष रूप से इसे संदर्भित मामलों में निर्णय के लिए आवश्यक सूचनाओं और अभिलेखों के प्राप्त करने में सहयोग चाहिए। इसी प्रकार लोकायुक्त की सिफारिश पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु भी राज्य सरकार के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त संस्था गठित कर देने से उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने का छूट दे करके लोकायुक्त जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। उसको जो रिपोर्ट चाहिए होगी वो भी राज्य सरकार से चाहिए होगी, उसमें राज्य सरकार का सहयोग या समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो इस पे हम बजाय इसके कि लोकायुक्त के कार्यों पे हम चर्चा करें, थोड़ा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को आमतौर पे लोकपाल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो संघ के लिए लोकपाल की संस्था और राज्य के लिए लोकायुक्त का प्रावधान करता है। और जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए जो राज्य में लोकायुक्त है, यह अधिनियम पूरे भारत और भारत के भीतर और बाहर भारत के लोक सेवकों पर भी लागू होता है। तो जो भारत के जो लोक सेवक हैं, वो जो बाहर दुनिया के दूसरे देशों में, मुल्कों में काम कर रहे हैं, उन पर भी ये समान रूप से लागू है। लोकतंत्र में लोकायुक्त आयकर विभाग तथा एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर कार्य करेंगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में लोगों की मदद करेंगे। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की संरचना और उसकी भूमिका में विवेकाधीन अंतर है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह प्रयास किया गया कि सभी राज्यों में मॉडल विधान के तर्ज पर सभी लोकायुक्तों में समरूपता लाई जाए, परंतु राज्यों ने इस प्रयास में अवरोध पैदा किए। अलग अलग जानते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें अलग अलग राज्यों में होती हैं भारत में, तो कोई एक जो है समान कोई मॉडल लागू करने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक आम सहमति बनाना एक बहुत विचित्र काम है। तो एक एकरूपता तो नहीं आ सकती है, लेकिन ध्यान देने की बात है कि इस संदर्भ में कि सन 2016 में ही लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 में कई संशोधन किए गए और इस संशोधन के उपरांत यह प्रावधान किया गया, यदि विपक्ष का नेता न हो तो लोकसभा विधानसभा के समक्ष
के विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता लोकायुक्त चयन करने के लिए चयन का समिति का सदस्य होगा। तो हम देखते हैं कि कुछ सिफारिशें जो खास तौर से लोकपाल या लोकायुक्त के संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के जो लोकायुक्त हैं उन्होंने सरकार को सिफारिश की थी, तो उस पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि वो क्या सिफारिशें थीं। क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष सिर्फ संगठन का होना जरूरी नहीं है, उसके जो अधिकार हैं उन अधिकारों में उनको एक ऑटोनॉमी प्राप्त होनी चाहिए और उस पे कार्रवाई करने की ऑटोनॉमी प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि विभिन्न राज्य सरकारों के जो लोकायुक्त हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक आम सहमति से कुछ सिफारिशें सरकार को भेजी हैं, जिसमें पूर्व मंत्री और सिविल सेवकों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। लोकायुक्त के पास स्वयं से जांच आरंभ करने की शक्ति यानी सो मोटो जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। लोकायुक्त के पास स्वयं की जांच एजेंसी होनी चाहिए, अथवा यदि वह अन्य एजेंसी की जांच सौंपता है तो यह तीव्र गति संपन्न की जानी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लोकायुक्त ने जो सिफारिश की, जो जांच की सिफारिश की, तो राज्य के दूसरे जो अभिकरण हैं और वो उन जांचों में पर्याप्त तेजी नहीं लाते हैं। वो कोई बहुत सारे राजनीतिक उसके निहितार्थ या कारण हो सकते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा लोकायुक्त के सुझावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि कोई जानकारी देने में जानबूझकर विलंब करता है तो उसे दंड दिए जाने का भी प्रावधान की बात की गई। तो लोकायुक्त की सिफारिशों के क्रियान्वयन की एक मॉनिटरिंग हेतु समिति का गठन किए जाने का भी इसमें सुझाव दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो लोकायुक्त है का जो ऑफिस है, उसका जो संगठन है, वो किस तरीके से उस संगठन की जो संरचना है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। सभी राज्यों में लोकायुक्त का जो सांगठनिक ढांचा है वो एक जैसा नहीं है। कुछ राज्य जैसे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का प्रावधान है, और वहीं कुछ अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्त का प्रावधान है। तो मध्य प्रदेश में भी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की सहायता के लिए संगठन को 4 कार्यात्मक भागों में विभाजित किया गया है। आइए हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की सहायता के लिए जो सांगठनिक संरचना है वो किस तरीके की है। तो सबसे पहले प्रशासनिक और पूछताछ अनुभाग है। इस अनुभाग की अगुवाई सचिव करते हैं, जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, और वो पूरे संगठन के लिए विभाग के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। इसमें अनुभाग के उप सचिव, अवर सचिव, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी आते हैं। ऐसे ही एक दूसरा उसमें अनुभाग होता है, वो कानूनी अनुभाग है। कानूनी मामलों से निपटने और पूछताछ करने के लिए लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की सहायता के लिए जिला न्यायाधीश के रैंक के अधिकारियों को कानूनी सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है, तैनात किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रैंक के एक अधिकारी को उप कानूनी सलाहकार के रूप में तैनात किया जाता है। इसी के अलावा एक दूसरा अनुभाग है जिसे विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कहते हैं। इस प्रतिष्ठान का गठन लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले कुछ अपराधों की जांच के लिए किया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के तहत आने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 नामक विशेष अधिनियम है, जो कि एक केंद्रीय अधिनियम है जिसका नेतृत्व महानिदेशक करता है, और जो महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या मध्य प्रदेश के पद पर होता है उसे ऐसी व्यवस्था की गई है। उसे पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर और अन्य रैंकों के कर्मचारियों द्वारा कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरीके से एक तकनीकी सेल इसमें भी होता है। ये जो तकनीकी सेल है वो तकनीकी प्रवृत्ति की संबंधित जो पूछताछ है वो करता है, और उसका नेतृत्व मुख्य अभियंता करते हैं, जिनके अधीन कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और तकनीकी सहायक आते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि संभाग स्तर पर 7 मंडल समितियों का गठन किया गया है, जो लोकायुक्त, उप लोकायुक्त द्वारा संदर्भित शिकायतों की जांच करती है, जिन्हें जिला सतर्कता समितियां उसमें आती हैं। तो अब देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति का क्या प्रोविजन है। लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त 2 स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंट हैं, जिनका प्रमुख कार्य लोक सेवकों के कार्य और निर्णय की जांच पड़ताल करना है। यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष होते हैं और विधायिका और कार्यकारी से स्वतंत्र होते हैं।
विधान पालिका और कार्यकारी संस्था से इसलिए अलग रखा गया है जिससे कि इनकी निष्पक्षता, इनकी स्वतंत्रता बनी रहे। राज्यों में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श भी लेता है। इनका जो योग्यता तथा कार्यकाल है वो इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा तथा कर्नाटक में लोकायुक्त पद हेतु न्यायिक योग्यता निर्धारित है। हालांकि बिहार, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में विशेष योगदान निर्धारित नहीं है। सामान्यतः अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का अथवा 70 साल की अवधि जो पहले पूरी हो जाए, तथा लोकायुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। जो इनके अधिकार क्षेत्र हैं लोकायुक्त के, उसमें मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि उन्हें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इसकी परिधि से बाहर रखा गया है। आप देखते हैं कि इन राज्यों में हिमाचल, आंध्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में लोकायुक्त की जो संस्था है उसको अत्यधिक शक्ति प्राप्त है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच करने का उससे पावर दिया गया है। अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री और उच्च स्तरीय जो सिविल सेवक हैं वो लोकायुक्त के घेरे में आते हैं। महाराष्ट्र राज्य में पूर्व मंत्री और सिविल सेवक भी इसकी परिधि में आते हैं। तो राज्य विधानसभा के सदस्य भी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की परिधि में आते हैं। इसी तरीके से अधिकतर राज्यों में निगमों, कंपनियों और सोसाइटियों के प्राधिकारी भी लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो एक राज्य का लोकायुक्त होता है वो आमतौर पे राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है और पारंपरिक रूप से इसकी सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकार की जाती हैं। तो इनकी जो शक्तियां हैं वो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे कि लोकायुक्त की जो शक्तियां और कार्य हैं क्या है। हम देखते हैं इनकी पर्यवेक्षी शक्तियां हैं, सुपरविजन की इनके पावर है, और किसी मामले की जांच करना हो, प्रारंभिक जांच करना हो, उस मामले में दिशा निर्देश दे सकते हैं। किसी की खोज करनी हो, सर्च वारंट जारी करना हो, गिरफ्तारी का आदेश हो, ये शक्ति है। कुछ मामलों में सिविल कोर्ट की भी भूमिका निभाते हैं। और आप देखते हैं कि लोकायुक्त के निष्पक्ष जांच हेतु उसके पास अलग कार्यालय, कर्मचारी तथा बजट होता है जो निष्पक्ष जांच के लिए अनिवार्य होता है, और समय समय पर जांच हेतु अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य जांच एजेंसियों से सहायता प्राप्त करता है, और जांच के लिए आवश्यक प्रासंगिक जो फाइलें हैं या दस्तावेज हैं उन तक उनकी पहुंच हो सकती है। तो लोकायुक्त के शिकायतों और आरोपों के मामलों पे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में विचार कर सकता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में लोकायुक्तों का काम भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने तक ही सीमित है और कुप्रशासन के मामले में शिकायत से नहीं है। ये अलग अलग राज्यों में, जैसे हमने कहा, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। कहीं पर लोकायुक्त की शक्तियों का विस्तार किया गया है और कहीं कहीं पर लोकायुक्त की शक्तियों को न्यूनतम रखा गया है या उसके अधिकार सीमा को स्पष्ट किया गया है। इसी तरीके से एक हम देखें तो जो वर्तमान का समय है इसमें लोकायुक्त की संस्था जो है कि काफ़ी इसकी लोकप्रिय संस्था देखी गई है। यह सरकारी गतिविधियों के बड़े पैमाने पर विस्तार और भ्रष्ट आचरण के कारण हम देखते हैं कि लोकायुक्त की जो संस्था है उसका दायित्व और काम बढ़ता जा रहा है। वो एक आर्थिक विकास में विरोधी के रूप में काम करती है, वो विकास को प्रभावित करती है। तो ऐसे में लोकायुक्त की जो संस्था है, जो उसके काम करने की शैली है, उसकी जो पारदर्शिता चाहिए, जो जन समर्थन चाहिए, तो इसको देखते हुए हम ये देखते हैं कि नवंबर 2012 में जो 11वीं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन हुआ था, उसमें करीब 16 लोकायुक्तों ने अलग अलग राज्यों के
मिलकर के भारत सरकार को एक सिफारिश भेजी थी। वो सिफारिश के अनुसार से देश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रावधान करने के विचार दिए गए थे, जिसमें लोकायुक्त को सभी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी बनाए जाने का एक सिफारिश की गई थी। राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र प्रभावी करने का सिफारिश किया गया था। इसी तरीके से नौकरशाहों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में लाने की बात कही गई थी। खोज और गिरफ्तार अवमानना कार्रवाई करने की शक्तियों के संदर्भ में भी सिफारिश की गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकायुक्त संस्था स्वाधीन भारत में ये जो अधिनियम 2013 में आया, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है उसको मजबूत करने के लिए तथा उस पे प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया है। लेकिन कुछ इसमें लूपहोल्स भी हैं, कुछ इसमें इस संस्था को प्रभावी बनाने में आप आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि इस लोकपाल अधिनियम में कुछ खामियां हैं, यानी कि जो भी शिकायत करता है उसकी जो है इस लोकपाल बिल में जो है कोई प्रावधान नहीं है, कोई लोकपाल से संरक्षण के कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, जो एक सबसे बड़ी कमी है। इसी तरीके से इसमें सिटीजन चार्टर का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे दुनिया के तमाम सारे मुल्कों में सिटीजन चार्टर का प्रावधान किया जाता है। हमारे यहाँ भारत में भी सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की गई है, तो ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज यूनिट 3 में न्यायिक प्रशासन पे हम लोग चर्चा करते हैं कि न्यायिक प्रशासन आखिर किस तरीके से जो न्यायिक प्रणाली है भारत में वो काम करती है और राज्य सरकारों में न्यायिक जो प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है। भारतीय जो संविधान है उसमें हम देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधानों का, उपबंधों का समावेश किया गया है। और एक आप देखेंगे कि एक पिरामिडिकल रूप में, एक पिरामिड के तौर पे नीचे से लेकर ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक एक पिरामिडी संरचना में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह एक तरीके से एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। एक साथ अदालतों की पूरी प्रणाली को न्यायपालिका कहते हैं। भारतीय संघ में एकीकृत न्याय प्रणाली है। अगर हम अपने संघ में विधायिका और कार्यपालिका प्रणाली की तुलना न्यायपालिका की संरचना से करते हैं तो हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण हैं और संविधान द्वारा उनके कार्य विभाजित किए गए हैं, परंतु हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो अलग तरीके की। यह स्थानीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों से शुरू होती है और प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय है और सबसे ऊपर भारत का उच्चतम न्यायालय है। इस प्रकार हमारी न्याय प्रणाली का एक आकार एक पिरामिड के समान है। और जो न्यायिक पदानुक्रम है उसमें उच्चतम न्यायालय का उच्चतम स्थान है। उसमें मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में 3 भाग हैं, एक मौलिक, दूसरा अपीली और तीसरा सलाहकारी। मौलिक अधिकार के क्षेत्र में तमाम सारे विषय आते हैं, जैसे कि भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के जो बीच जो विवाद है वो आते हैं मौलिक अधिकार के क्षेत्र में। इसी तरीके से संवैधानिक रूप से गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के जो दावे हैं वो इसका विशेषाधिकार है। न्यायालय के अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रकार के केस आते हैं, अर्थात संवैधानिक, सिविल, आपराधिक और विशेष अनुमति के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ शर्तों के अधीन किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों को सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं। और न्यायपालिका का जो दूसरा स्तर है वो उच्च न्यायालय है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय है, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र 3 प्रकार का है, मौलिक, अपीली और प्रशासनिक। निचले न्यायालयों से आए हुए सिविल और आपराधिक मामलों के बारे में अपील करने का अधिकार क्षेत्र है। उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीक्षण आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण भी रखता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के तमाम तरीकों से
अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति के मामले में राज्यपाल को उच्च न्यायालय से परामर्श करना होता है। राज्य के न्यायिक सेवा के लिए व्यक्तियों जैसे जिलाधीश, न्यायाधीश होते हैं की नियुक्ति में राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय का नियंत्रण जिला अदालतों और इन अदालतों के अधीनस्थ अदालतों पर होता है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का पदस्थापन और पदोन्नति एवं अवकाश का अनुदान निहित है, जो न्यायिक सेवा से संबंधित है और जिला न्यायाधीश के पद से निचले स्तर के पद हैं। उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्र के संबंध में सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधिक्षण की शक्ति होती है, जिसके संबंध में यह अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है और उस न्यायालय का या न्यायाधिकरण को छोड़कर जिसका गठन सशस्त्र बलों द्वारा या सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत होता है। तो ये हम देखते हैं कि प्रशासन पर जो न्यायिक नियंत्रण का कार्य क्षेत्र है, तो निरंतर सरकार के बढ़ते हुए कार्यकलाप और विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों तथा सरकारी अधिकारियों को दिए गए विवेकाधिकारों के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य है। तो हम देखते हैं कि आखिर कि न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो किस लेवल पे होता है और हम देखते हैं कि जो है आप देखेंगे कि न्यायालय के पास कुछ ऐसे विशेष मामले हैं जिसमें कि उसे हम लोग न्यायिक नियंत्रण के क्षेत्र दायरे में कहते हैं। इसमें न्यायिक नियंत्रण में हम देखते हैं कि तमाम सारे रिट के माध्यम से न्यायपालिका वो नागरिकों को सहूलियत या सुविधा प्रदान करती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहला रिट है उसे हेबस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने बंदी बना लिया है तो उसको हेबस कार्पस एक्ट के तहत अगर उसका कोई संबंधी कोर्ट में अर्जी लगाता है तो उसको प्रथम दृष्टया अधिकार के मामले में यह रिट मंजूर की जाती है और उसको उपस्थित करने के लिए बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरा मेंडेमस यानी परमादेश का व्यवस्था है कि इसमें परमादेश का मतलब है कि कमांड करना, यानी यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने उस कार्य के निष्पादन में असफल होता है तो उसकी सरकारी ड्यूटी का भाग है और उससे किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो इस रिट के माध्यम से उसे कार्य करने का आदेश दिया जाएगा। इसी तरीके से प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन का उल्लेख है। यह उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया गया न्यायिक रिट है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। इसी तरीके से एक और रिट है जिसे सर्टियरी बोलते हैं, यानी उत्प्रेषण प्रतिषेध और उपचारात्मक दोनों का है। यह अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण से मामलों की कार्रवाई की वैधता का निर्धारण करने के लिए उच्च स्तर के न्यायालय में मामले की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड हस्तांतरित करने के लिए उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट है। इसी तरीके से एक पांचवा रिट है जिसे अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो बोलते हैं। क्यो वारंटो का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर काम करता है और जिस पर वो काम करने का हकदार नहीं है तो न्यायालय इस रिट को जारी करके उस पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। तो उपयुक्त के अलावा एक अन्य रिट है जिसे इंजंक्शन रिट यानी निषेधाज्ञा रिट भी कहते हैं और जो न्यायपालिका इस्तेमाल करती है। और इस तरीके से आज हमने देखा मित्रों कि आज हमने यूनिट 8, 9 और 10 का हमने स्टडी किया और इस पे चर्चा की। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।